मेरे को ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसको गोली लग गई। लेकिन हमारी ताकत और क्षमता उत्तराखंड में उतनी प्रभावशाली नहीं थी कि अपने दम पर हम आंदोलन करें। ये आंदोलन हाँफ रहा था, लड़खड़ा रहा था। ऐसे समय में महिलाओं ने अग्रिम मोड़ पर आकर इस आंदोलन को मंजिल तक ले जाने में ऐतिहासिक भूमिका अदा की। लेकिन सीपीआईएम का ये अवधारणा थी कि वो राज्य के आंदोलन के समर्थन में नहीं थी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में वामपंथ की भूमिका को आप किस प्रकार डिफाइन कर सकते? पार्टी ने उत्तराखंड राज्य की कमेटी को अलग कर दिया था। किस प्रकार के हमले को आप किस दृष्टि से देखते? भाजपा तो कभी, या उनके जो आरएसएस और हिंदू महासभा, तो अंग्रेजों के खिलाफ कभी संघर्ष में शामिल नहीं हुई। ठीक वैसे ही जैसे कि आजकल भाजपा और कांग्रेस ने 19 और 23 जिलाध्यक्ष बना रहे। विकास विनाश में तब्दील हो रहा है पहाड़ की जनता। इन आंदोलनों की परिणति क्या है? आप राजनीतिक रूप से इस उत्तराखंड में सक्षम और समर्थ क्यों नहीं हो पाए? क्या वजह रही? तो ये शर्मनाक है। नमस्कार, पहाड़नामा के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे आज के मेहमान हैं सीपीआई से जुड़े हुए समर भंडारी जी। आपका हार्दिक स्वागत है भंडारी जी हमारे शो में। धन्यवाद पंत जी। जैसा कि आपकी जानकारी में है, पहाड़नामा के अपने इस सफ़र में हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े हुए उन तमाम लोगों से जिन्होंने किसी न किसी तरीके से उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सक्रियता निभाई है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथियों को ये बताएं कि आप राजनीति में आपका जुड़ाव कैसे हुआ, आपकी शिक्षा व्यवस्था कहाँ से है, और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में आपकी भूमिका किस प्रकार निर्धारित की? मेरे जो फादर थे वो तो पुलिस के अधिकारी थे, तो जहाँ जहाँ उनके ट्रांसफ़र होते थे वहाँ वहाँ मेरा पढ़ाई और शुरुआती अध्ययन हुआ। मैंने कानपुर क्राइस्ट चर्च कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर उसके बाद मैं एमएसडब्ल्यू करने लखनऊ यूनिवर्सिटी आया और वहीं से छात्र राजनीति में मेरा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से संपर्क हुआ और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का महासचिव बना। AISF जी। और उस समय छात्र संघ के चुनाव हुए और AISF की ओर से कॉमरेड अतुल कुमार अंजान अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे और उसमें स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी में बड़ा समर्थन हमारे संगठन को मिला और जीत हासिल हुई, वो अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मैं उसी समय किस से, सन की बात थी ये 78-9 जी। तो मेरा उसी समय से संपर्क कम्युनिस्ट आंदोलन से हुआ, सीपीआई से हुआ और उसी दौरान मैं फिर कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसको कहते हैं कि पार्टी सदस्य बना, कार्ड होल्डर हमारे यहाँ होता है, होल टाइम मेंबर। हाँ, होल टाइम मेंबर। तो और कुछ नहीं करना, पार्टी का काम करना है, तो मैं पार्टी होल टाइमर के तौर पर काम करता रहा। लेकिन उसके बाद मैं शुगर फेडरेशन में एज ए लेबर वेलफेयर ऑफिसर लगभग 2.5-3 साल मैंने रुद्रविलास शुगर फैक्ट्री में, रुद्रविलास शुगर फैक्ट्री रुद्रपुर जी, उधम सिंह नगर में। जी, उसमें एज ए लेबर वेलफेयर ऑफिसर का रहा, 2-2.5 साल काम किया। लेकिन वहाँ भी मैं सिस्टम में फिट एडजस्ट नहीं होता था, बार बार हड़तालें मजदूरों से वो करना, उससे बड़ा जीएम काफ़ी परेशान रहते थे। अंततः मैं फिर 2.5-3 साल बाद, हमारे कॉमरेड सरजू पांडे उत्तर प्रदेश के जी पार्टी सेक्रेटरी थे और वो क्रांतिकारी आदमी थे। 1942 में उन पर ब्रिटिश सरकार ने काफ़ी बड़ा इनाम रखा था कि उन्हें जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार किया जाए और वो नेतृत्व कर रहे थे उत्तर प्रदेश पार्टी के। तो मैं उनके पास गया और मैंने रिक्वेस्ट की
तब तक मेरी मदर की डेथ हो गई थी, मेरे फादर देहरादून में ही आ गए, बस गए थे। तो उन्होंने एक बार मना भी किया कि अभी कौन सी क्रांति हो रही है, तू नौकरी कर, लेकिन मेरे इच्छा को देखते हुए फिर उन्होंने ये कहा कि भाई अगर उत्तराखंड में जाके जाओ और वहाँ पार्टी के पूरा वक्ती कार्यकर्ता के तौर पर काम करो। तब से फिर मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ। और हमारी पार्टी का मतलब आप 85 से लगातार उत्तराखंड लगभग जी 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 बिल्कुल ठीक। उत्तराखंड 92 में पार्टी ने उत्तराखंड राज्य की कमेटी को अलग कर दिया था जी। अच्छा। और स्टेट नहीं बटा था, स्टेट तो स्टेट 2000, लेकिन पार्टी के संगठन में उत्तराखंड स्टेट कमेटी अलग बना दी। ठीक वैसे ही जैसे कि आजकल भाजपा और कांग्रेस ने 19 और 23 जिलाध्यक्ष बना रखे। जी 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 जी। तो 1998 में मैं प्रदेश का सेक्रेटरी बना, जनरल सेक्रेटरी जी सीपीआई, क्योंकि हमारे यहाँ अध्यक्ष का पद नहीं होता, मेन पद। और मैं 2012 तक रहा, फिर 2015 से 18 तक रहा, लगातार नेशनल काउंसिल में पार्टी के रहा। लेकिन अब मेरी भी उम्र 70 साल हो गई है, तो मैं चाहता था कि कुछ मुझे भी आराम मिले। आराम, कम्युनिस्टों को वैसे आराम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ पढ़ने लिखने के लिए फुर्सत और वो उसको। लेकिन मैं लगातार पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में हिस्सेदारी अभी भी कर रहा हूँ। जैसे कि आपने बताया कि 92 में उत्तराखंड चैप्टर सीपीआई का स्टार्ट हो गया जी था। जी जी। और 94 में जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन अपने चरम पर था। तो आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन में आपकी किस प्रकार भूमिका रही, या सीपीआई ने किस प्रकार उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सहभागिता की? देखिए, अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसने उत्तराखंड की अवधारणा को रखा। 1952 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो पीसी जोशी थे, जो अल्मोड़ा के ही थे जी, उन्होंने नेशनल हेराल्ड में 3 दिन लगातार वो लेख लिखे और उसमें बताया कि क्यों अनिवार्यता है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करने की। बिल्कुल। तो वो जो ब्लूप्रिंट था, जो अवधारणा थी, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी के ही एक बड़े नेता ने प्रस्तुत किया था। और लेकिन हमारी ताकत और क्षमता उत्तराखंड में उतनी प्रभावशाली नहीं थी कि अपने दम पर हम आंदोलन करें। लेकिन उत्तराखंड राज्य के समर्थन में सन 92 में पौड़ी में एक बड़ी रैली कम्युनिस्ट पार्टी ने की थी, और जिसमें तत्कालीन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता पौड़ी में आए थे, जो बाद में देश के गृह मंत्री भी बने। और उन्होंने उत्तराखंड राज्य के समर्थन करते हुए पुरजोर अपील की थी कि सब संयुक्त रूप से इस राज्य को बनाने के लिए संघर्ष करें। तब से हम लोग लगातार उस संघर्ष में शामिल रहे। संयुक्त संघर्ष समिति जो बनी थी, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जिलों जिलों में संघर्षों में रहे। 94 वाले संघर्ष। जी 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 जी। तो आप कुछ वाकया उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दरमियान का हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए, एक घटना हुई थी, हमने गैर पहाड़ी लोग भी, जो जैसे हमारी चाय बागान में यूनियन है जी, तो हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे उत्तराखंड राज्य के समर्थन में। तो हमने एसएसपी का घेराव किया था। पहले कचहरी के अंदर कार्यालय था, एसएसपी देहरादून। हाँ जी। तो उस प्रदर्शन का बड़ा विरोध जब हुआ तो शायद मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, आरपी सिंह या इसी तरीके का नाम था जो थे, वो काफ़ी उत्तेजित हो गए, विवाद हो गया। तो काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस बुला के भारी लाठीचार्ज किया गया था, और हम लोगों को लगभग 50 लोग जो थे, बाकी लोगों को छोड़ के, लेकिन उनको गिरफ्तार करके और देहरादून की जेल में डाला गया था। और स्थिति थी कि जो हार्डकोर क्रिमिनल थे जी, उस समय के, उस सेल में हम लोग सबको अंदर किया गया प्रताड़ित करने के लिए। और ये कहा, तमाम झूठी धाराएं लगा के बाद में कोई पीयूसीएल की एक टीम आई। और ये आप 1994 की बात बता रहे हैं? जी 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 जी। तो इस तरीके से हम लोग, और बीच में भी कई बार हम जेल जाना पड़ा तमाम आंदोलन में, और बड़ी संख्या में जनता का बड़ा हिस्सा जाता था। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस राज्य
आंदोलन की जो केंद्रीय धुरी थी जी। वो इस प्रदेश की महिलाएं थीं, और उन्होंने जब एक समय ये आंदोलन हाँफ रहा था, लड़खड़ा रहा था, ऐसे समय में महिलाओं ने अग्रिम मोर्चे पर आकर इस आंदोलन को मंजिल तक ले जाने में ऐतिहासिक भूमिका अदा की। तो आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान कितनी बार जेल गए? मैं लगभग 5 बार। 5 बार जेल गए उत्तराखंड राज्य। कितने जी। कितने दिन? जो पहला वो था जिसमें गिरफ्तारी हुई थी कचहरी और वाले। लाठीचार्ज हुआ, उसमें तो मेरे ख्याल से 9 या 10 दिन, उसके बाद हम आए बाहर। बाकी मैं 2 दिन 3 दिन ऐसे ही, बहुत लंबी जेल में नहीं रहा। मुजफ्फरनगर का जो हमारी दुर्घटना है, जी जी, तो उसमें क्या आप उसमें साक्षी रहे हैं? बिल्कुल जी, तो वो उस तो बारे में बहुत ऐतिहासिक घटना थी, और उसमें तमाम बसें लगभग 10:30 बजे रात में हम लोग चले थे, ये दर्शन लाल चौराहे पर, पंचायती मंदिर से। पंचायती मंदिर के सामने 2-3 बसें लगी थी, और बल्कि एलआईयू का मुझे याद है, एलआईयू का एक जो वहाँ कर्मचारी था वो आया, जो देख रहा था, और उसने कहा कि आप लोग मत जाओ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना उत्साह था लोगों में, और जिस तरीके से लोग आ रहे थे, तमाम पहाड़ से बसें भर के आ रही थी, तो उसमें भी हम लोग गए और वो देखा पूरा दृश्य। एक घटना तो एक मेरे साथ ही चल रहा था और अचानक गिरा, तो मेरे को ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसको गोली लग गई। फिर उसे रुड़की हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डेथ हो गई थी। इस तरीके की घटनाएं वो बिल्कुल साक्षात देखने का उस समय अवसर मिला, और पुलिस ने बड़े नृशंस तरीके से उस दिन कार्रवाई की है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में वामपंथ की भूमिका को आप किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, देखिए, वामपंथ, दिक्कत ये थी कि सीपीआई जहां उत्तराखंड राज्य के समर्थन में थी जी और सीपीआईएमएल भी, जी लेकिन सीपीआईएम का ये अवधारणा थी कि हिल काउंसिल का निर्माण किया जाए, जी और वो राज्य के आंदोलन के समर्थन में नहीं थी। लेकिन ज़मीनी स्तर पर सीपीआईएम का कार्यकर्ता राज्य आंदोलन के संघर्ष में शामिल हुआ, क्योंकि इतना जनता का दबाव था कि पार्टी सोच रही थी कि इस आंदोलन में सीधे सीधे उसका समर्थन ना किया जाए। लेकिन मैं जानता हूं कि स्थानीय स्तर पर सीपीआईएम के कार्यकर्ता भी उसी तरीके से उत्साह के साथ शामिल हुए जैसे सीपीआई और सीपीआईएमएल के साथ ही। और मुझे लगता है कि वाम ने एक बड़े संघर्ष को एक राजनीतिक दृष्टि देने का लगातार प्रयास किया, किस तरीके से इस संघर्ष को चलाया जाए और उसकी दिशा क्या हो, बेहतर उत्तराखंड की लड़ाई को किस तरीके से मंजिल तक पहुंचाया जाए। मुझे लगता है ये भूमिका वाम की महत्वपूर्ण थी। उस वक्त कौन थे लीडर सीपीआईएम के उत्तराखंड में? उत्तराखंड में कॉमरेड विजय रावत थे। कॉमरेड विजय रावत जी थे। अच्छा, जैसा कि आपने अभी बताया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सीपीआईएमएल, सीपीआई और सीपीआईएम के कुछ साथी, जो साथी भी लगभग आंदोलन में शामिल थे। हाँ। और जैसा कि देश का एक बहुत बड़ी आबादी वामपंथी विचारधारा को बुद्धिजीवियों का एक जमावड़ा मानती है जी। तो क्या आपने और हमारे तमाम संघर्षरत साथियों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विकास को लेकर कोई ब्लूप्रिंट उस समय तैयार किया था, कुछ सोचा था इस बारे में? नहीं, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने 94 के आंदोलन से पहले, जब पहला हमारा प्रदेश सम्मेलन, जब आपने 92 में, उस समय पार्टी ने एक घोषणा पत्र जारी किया, बाद में सीपीआईएमएल ने भी जारी किया, और उसमें तमाम विषयों पर उल्लेख किया कि किस तरीके से उत्तराखंड राज्य के निर्माण के पश्चात नीतियों का निर्माण किया जाएगा। और हमारा एक स्पष्ट मत था कि जो भौगोलिक विशिष्टता और स्थानीय ज़रूरत है उसके हिसाब से नीतियों का निर्माण किया जाए, क्योंकि ये पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर उसी तरीके का विकास नहीं हो सकता जिस तरीके से मैदानी राज्य हैं। ये संवेदनशील क्षेत्र है और इसको अनदेखा करेंगे तो इसके गंभीर परिणाम हो। पिछले 25 सालों के विकास की नीति ने ये जाहिर कर दिया है
कि डेवलपमेंट का वही रास्ता अपनाया जा रहा है जो देहरादून, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार और पहाड़ में भी उसी तरीके से आप बड़ी बड़ी परियोजनाएं लाएंगे तो उसके विनाशकारी परिणाम होंगे। जैसा कि आपने बताया कि आपने वर्ष 92 में सीपीआई ने जी, जी। उत्तराखंड राज्य को लेकर एक घोषणा पत्र तैयार किया था और वर्तमान तक उत्तराखंड राज्य गठन के इन 26वां वर्ष चल रहा है। इसे हम रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तो इन 26 वर्षों में क्या हम उस राह पर एक कदम भी आगे चल पाए हैं? नहीं, विकास के स्तर पर देखें तो यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं जी, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, मेडिकल कॉलेज खुले हैं, तो उसे अनदेखा नहीं कर सकते। लेकिन मुख्य चिंता है कि आप जो यहाँ की भौगोलिक विशिष्टता है उसको लगातार और जिस तरीके से बेलगाम डेवलपमेंट का रास्ता अपना रहे हैं, जिसको विकास के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, और तमाम ज़िलों में जो घटनाएं घट रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, चाहे वो जोशीमठ हो, तमाम चमोली हो, केदारनाथ की 2013 की आपदा हो, वो इस चीज़ को बता रहा है कि इस तरीके के डेवलपमेंट के भयंकर परिणाम उत्तराखंड की स्थानीय जनता को झेलने पड़ेंगे और ये विकास विनाश में तब्दील हो रहा है। पहाड़ की जनता मुख्यतः तो ये राज्य जो बनाने की लड़ाई लड़ी गई, जो हमारा विश्वास है कि ये सीमांत पर्वतीय जिलों को केंद्र में रखकर ये लड़ाई लड़ी गई कि वो विकास से अछूते ना हो, लेकिन विकास का जो तरीका अपनाया गया वो विनाशकारी साबित हो रहा है। जैसा कि आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं और मेडिकल कॉलेजेस बने हैं। जी, जी। आपको शायद ध्यान होगा, हमारे कई आंदोलनकारी साथी उसमें साक्षी भी रहे हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के गठन के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ। जी, जी, जी। और कुमाऊं विश्वविद्यालय के गठन के लिए भी एक आंदोलन उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड के इस परिक्षेत्र में हुआ था, जो कि यूपी का एक अंग था। जी, जी, जी। जब वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य बना था तो हमारे पास सिर्फ 2 विश्वविद्यालय थे। जी, जी। और देहरादून और नैनीताल को अगर हम छोड़ दें तो प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों की संख्या लगभग नगण्य थी। जी, जी। माध्यमिक शिक्षा तक के स्तर जी, पर। जी, जी, जी। आज वर्तमान में हम उत्तराखंड में लगभग 42 यूनिवर्सिटियाँ हमारे पास हैं। जी, जी। मेडिकल कॉलेज हर ज़िले की लगभग मांग है और कई मेडिकल कॉलेज सरकार ने बनाए भी हैं। मेरे ख्याल से ऑन पेपर में अगर देखा जाए तो 8 से 10 मेडिकल कॉलेज तक इससे ऊपर इस छोटे प्रदेश पे हैं। जी, जी। तो आप कैसा महसूस करते हैं? आपने क्योंकि शिक्षा का विशेष रूप से नाम लिया, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्या हासिल किया है? नहीं, काफ़ी चिंताजनक है। जहाँ एक तरफ नए नए मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, लेकिन अगर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को देखें तो वहाँ छोटे से अगर कोई बीमारी हो तो उसको देहरादून भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं। आपने मेडिकल कॉलेज तो बनाए, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो डॉक्टर्स वो उपलब्ध नहीं कराए और केवल अपनी पीठ ठोंकने के लिए लगातार इस तरीके के प्रयास सरकार ने किए। कई बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं जिनको कोई मान्यता नहीं है और ऐन सरकार की नाक के नीचे ऐसे कॉलेज चल रहे हैं। लाखों की फीस ली जाती है। माँ बाप सोचते हैं कि बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, वहाँ से निकलता है तो उसकी डिग्री को मान्यता नहीं है। 15-20 हज़ार की अगर कहीं नौकरी मिल भी जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये स्थिति है और इस पर लगातार जो वो सरकारें हैं वो उसको अनदेखा करती रही हैं या उस घोटाले में शामिल रही हैं, इसलिए जानबूझकर उसको देखने के लिए वो तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय। नहीं, आपने इसे विकास का नाम दिया था, मेडिकल कॉलेज खुलना और यूनिवर्सिटी खुलना। तो आप इस विकास को किस तरीके से देखते? क्या आपने विकास में 2 ही चीज हमें कही कि मेडिकल इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज। तो आप इसके अलावा विकास या तीसरा विकास सड़कों का हुआ है, तो आप इस विकास को किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि देखिए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एजुकेशन को अगर आप व्यापक स्तर पर ले जाते हैं लेकिन उसकी पहुंच आम जनता के
हाथ में होनी चाहिए। अगर उसकी फ़ीस इतनी अगर बीएड करने वाले को 1.5 लाख रुपए देना पड़ रहा है, या लॉ करने वाले को देना पड़ रहा है, या इंजीनियरिंग कॉलेज में अधिकांश जनता उससे उसकी हैसियत नहीं रह जाती है, ये तो है ही। दूसरी तरफ उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना भी एक सरकार की जवाबदेही है। इन्होंने खुले तो बहुत हैं जी, इस तरीके के संस्थान, लेकिन उसकी ना तो क्वालिटी को मेंटेन किया है और ना ही जो बड़े पैमाने पर फीस लिए जा रही है उसको भी नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया है, और इसलिए वो जनता के हित में बहुत ज़्यादा रहा नहीं। और सड़कों का ये निश्चित तौर पर 4 धाम परियोजना भी थी, तमाम चौड़ी हो रही हैं सड़कें, लेकिन सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि पहाड़ को लूटने का साधन भी वही सड़कें बन रही हैं, पहाड़ के विकास को बाधित करने का भी वही साधन बन रही हैं, और तमाम ऐसी शक्तियां वहाँ अब ऑपरेट कर रही हैं जो पहाड़ का हित निश्चित तौर पर नहीं है, उनका मुख्य हित मुनाफे का है, और ये बड़ी चिंता का कारण बनता है इस प्रदेश के विकास के रास्ते में। वामपंथी संगठन जिसमें सभी संगठन शामिल जी हैं, जी 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 मजदूर आंदोलन, आदिवासियों के बीच कार्य करने के लिए, जी जी या गरीब और मजलूम की आवाज़ उठाने के लिए जी जी एक वक्त बहुत तीव्रता से अपनी तीक्ष्ण धुन के साथ जाने जाते थे। ठीक। वर्तमान में वामपंथी आंदोलन की सरकार में भागीदारी अवश्य कम हुई है, लेकिन वामपंथी चिंतकों का चिंतन अभी समाप्त हो गया ऐसा नहीं माना जा सकता। अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो तमाम वामपंथी आंदोलन के लिए एक उर्वरक भूमि के रूप में बिल्कुल ठीक कहा। हमेशा रही हैं, और वामपंथ ने उत्तराखंड के लगभग हर क्षेत्र से अच्छा और तेज तर्रार नेतृत्व भी दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद आप राजनीतिक रूप से इस उत्तराखंड में सक्षम और समर्थित क्यों नहीं हो पाए, क्या वजह रही? नहीं, वो आपने ठीक कहा है कि आप देखें जी, तो बड़ी गौरवशाली विरासत रही है इस प्रदेश में भी कम्युनिस्ट आंदोलन की। जी, सबसे अगर शुरुआत करूं तो 1948 में 11 जनवरी को नागेंद्र सकलानी की शहादत, सैकड़ों सालों की जो राजशाही थी वो एक बारगी समाप्त होती है। उनकी शहादत के बाद जिस तरीके का संघर्ष आंदोलन बढ़ता है, चंद सिंह गढ़वाली, वीरचंद सिंह गढ़वाली वो पूरी तरह कम्युनिस्ट वामपंथी वामपंथी रहे, बिल्कुल। और उनकी क्या दुर्गति हुई आपने भी देखा चुनाव में। इसके अलावा आप देखें 3 बार गोविंद सिंह नेगी टिहरी से विधायक रहे, जी, एक बार विद्यासागर नौटियाल देवप्रयाग विधायक रहे जो बड़े साहित्यकार भी रहे हैं, और कमला राम नौटियाल नगर पालिका अध्यक्ष रहे, और पहला जो चुनाव हुआ 2002 का उसमें वो लगभग 330 वोटों से पराजित हुए। तो लगातार जनता का समर्थन भी मिला और बड़े जननेता कम्युनिस्ट आंदोलन ने प्रस्तुत किए। जोशी जी कुमाऊं से बहुत बड़ा नाम रहे। वो तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव रहे, और बहुत बड़े बड़े बौद्धिक लोगों को जो कला संस्कृति के क्षेत्र में, जीना जी का भी वामपंथ की ओर थोड़ा झुकाव रहा। हाँ जी, हो सकता है, मेरे को वो जानकारी नहीं। तो लेकिन जिस तरीके से एक तो आर्थिक जो वर्चस्व और जो पार्टियां जिस बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करती हैं चुनाव में, मज़दूरों और किसानों का जो नेता है या उनके जो पार्टी है, उसके लिए वर्तमान दौर में जब लाखों करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च किए जा रहे हैं और जाति का, धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में कम्युनिस्ट तो उस रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। ना तो वो धार्मिक तौर पर सांप्रदायिक रास्ता अपना सकते हैं, ना इस तरीके से पैसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस वजह से भी हमारी पार्टी लगातार जो है वाम आंदोलन को कई क्षेत्रों में कमज़ोर स्थिति में पहुंचाया है। लेकिन हम मानते हैं कि जो बुनियादी समस्या है प्रदेश की, चाहे वो मज़दूरों की, किसानों की, वंचितों की, दलितों की, उस पर जो शासक वर्ग की पार्टियां हैं वो कोई भी फैसला कुन कार्रवाई, कारगर कार्रवाई नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनका चरित्र ऐसा नहीं। इसलिए वाम
अभी भी ये मानता है कि अगर हम पूरे विश्वास से, दृढ़ता से इस रास्ते पर संघर्ष करते रहे तो आने वाले समय में जनता के एक बड़े हिस्से को हम प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि गरीबों, वंचितों की जो सवाल और समस्याएं हैं वो निरंतर कठिन होते जा रहे हैं और उसको हमको लगातार उठाते रहना चाहिए। आप क्योंकि सीपीआई में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे हैं, जी 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 इसलिए एक थोड़ा सा राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं जी 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 कि सीपीआई पे बल्कि तमाम वामपंथी संगठनों पर गाहे बगाहे नक्सलवाद और माओवाद जी जी जैसे आरोप लगते रहे हैं। जी 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 और नक्सलवाद वादी नेताओं से या माओवादी नेताओं से आपका जुड़ाव कहीं छुपा भी नहीं है, ठीक। लेकिन राजनीतिक रूप से जब प्रदेश केंद्र की सत्ता में कांग्रेस थी तो उस वक्त आप भाजपा के लिए अछूत नहीं थे। आपने चुनावों में और शायद सरकार बनाने में भी भाजपा के साथ कोलिब्रेटेड करके काम किया है, चुनाव में भी किया है। बल्कि भाजपा का गठन होने से पूर्व अगर हम जनसंघ के दौर की बात करें तो या इमरजेंसी के आंदोलन की बात, इमरजेंसी की बात करें तो उस समय आप लोग पूरी तरीके से दक्षिणपंथी संगठनों के साथ थे। आज जिनके साथ, जिनको आपने आंदोलन के माध्यम से एक राजनीतिक जमीन दी, आज वो तमाम लोग आप पर या वामपंथी नेताओं पर नक्सलवाद और माओवाद का नाम लेकर उन्हें अछूत और देशद्रोही बताते हैं। तो इस को आप अपनी एक राजनीतिक हार की तरह नहीं देखते? नहीं नहीं, हम ये मानते हैं ये उनका पैतरा है, चालबाजी है, नहीं, उनका पैतरा ठीक है, लेकिन आपने जिसको आगे बढ़ाया, देखिए अगर आप राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करें, इमरजेंसी के दौर की बात करें या उसके बाद सरकारों के गठन की बात करें, चाहे वो बीपी सिंह की सरकार रही हो, चंद्रशेखर जी की सरकार रही हो, अटल जी की सरकार रही हो, तो वामपंथियों का रोल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति उदारवादी रहा है एक लंबे समय तक। लेकिन जैसे ही भाजपा सत्ता में बैठी पूरे 5 साल के लिए, तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने आपको नकारा साबित करते हुए एक तरफ छिटका दिया, बल्कि एक तरीके से कहा जाए तो अघोषित अपराधी घोषित कर दिया। नहीं, देखिए जो वास्तविकता है वो ये है कि हम वीपी सिंह जी, कांग्रेस के खिलाफ वीपी सिंह को, लेकिन हम भाजपा के साथ कभी इकट्ठा नहीं हुए। भाजपा भी वीपी सिंह को कर रहे थे और हम भी बाहर से वीपी सिंह को कर रहे थे, लेकिन भाजपा से हमने कभी गठबंधन नहीं किया। और प्रमुख रूप से हमारा जनसंघ के दौर में, जनसंघ के दौर पर सम्मिलित सरकारों में शामिल हुए जी वामपंथी। लेकिन हमारा प्रमुख हमला लगातार 2 सवालों पर रहा है। एक तो हम ये मानते हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत है, जो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन है, उसमें नकारात्मक भूमिका दक्षिणपंथी, चाहे वो आरएसएस, हिंदू महासभा या उससे उपजी हुई जनसंघ, तो वैचारिक तौर पर हम कभी भाजपा के करीब अपने को महसूस नहीं कर। कांग्रेस के विरोध में हम तब तक इसलिए थे क्योंकि वो वर्चस्व में थी उसकी, और हमारा प्रमुख लक्ष्य ये था कि कांग्रेस जिस तरीके से वर्चस्ववादी रास्ते पर जा रही है तो उसमें एक व्यापक मोर्चा बनना चाहिए। लेकिन आज हम प्रमुख रूप से, जहाँ तक नक्सलवादियों का सवाल है, तो सीपीआई ने तो 1952 में फैसला किया, तेलंगाना आंदोलन 46 से 48 तक पूरे तेलंगाना में हथियारबंद संघर्ष हुआ निजाम के खिलाफ और सामंतवाद के खिलाफ। लगभग 3 लाख गांवों को लिबरेट कराया गया, लाखों एकड़ ज़मीन भूमिहीनों को बांटी गई। लेकिन 52 में पहला जो चुनाव हुआ उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया और हथियारबंद संघर्ष को छोड़ा। और तब से जो भारतीय संविधान है, लोकतंत्र है, उस पर पूरी निष्ठा के साथ पार्टी ने काम किया। विभाजन के बाद 64 में सीपीआईएम बनी जो चुनाव लड़ती, 69 में सीपीआईएमएल जो बाद में जिन्होंने चुनाव का बहिष्कार का नारा दिया, और अब लिबरेशन जैसी पार्टियां जो सीपीआईएमएल लिबरेशन, वो चुनाव में बिहार में जीतते भी हैं, शामिल हो रहे हैं। माओवादियों से हमारा राजनीतिक तौर पर मतभेद रहा लगातार,
और हम लगातार कहते रहे कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में हथियारबंद संघर्ष किसी खास इलाके में करके आप आम जनता को, भाई बदलाव तो आम जनता करती है, आम जनता के लिए जन आंदोलन, खुले जन आंदोलन की आवश्यकता है। तो लेकिन जो भाजपा है वो ये मानती है कि वाम विचारधारा के अगर मोर्चे पर लड़ाई है तो मुख्यतः कम्युनिस्टों से है, और इसलिए वो आरोप लगा देती हैं कि माओवादी भी वही है, सीपीआई भी वही है, सीपीएम भी वही है, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। जैसा कि आपने अभी थोड़ा सा विस्तार से बताया जी जी नक्सलवाद को, और नक्सलवाद देखा जाए तो हिंदुस्तान की नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ एक आंदोलन जो आगे बढ़कर पूरे समूचे राष्ट्र में प्रसिद्ध हुआ। जी जी। अब इसी को थोड़ा सा आगे चलते, आज बंगाल में सरकार बनने के बाद ये खबरें आ रही हैं कि लेनिन की वहाँ जो मूर्ति थी उसे तोड़ा गया। जी जी। और वामपंथी विचारधारा पर अभी भी बंगाल में लगातार हमले किए जा रहे हैं। जी जी। तो इस प्रकार के हमले को आप किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, ये नासमझी है। और देखिए, गांधी की मूर्तियां 100 से ज़्यादा देशों में लगी हैं। भगत सिंह की मूर्ति भी, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी भगत सिंह 23 मार्च की शहादत का दिन बनाया जाता है। तो जो लेकिन भगत सिंह अब भाजपाई हो गए हैं, वामपंथी नहीं रहे। नहीं, लेकिन जो वास्तविकता, भगत सिंह की विचारधारा को नकार के तो नहीं, जय जयकार करके और उनकी विचारधारा के विरुद्ध आचरण करें भाजपा, वो तो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे। वो इस देश के साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष के एक बड़े नायक रहे। भाजपा तो कभी, या उनके जो आरएसएस और हिंदू महासभा तो अंग्रेजों के खिलाफ कभी संघर्ष में शामिल नहीं हुए। अब वो इस्तेमाल करते हैं, अपहरण करते हैं। भगत सिंह को अपहरण कर लिया, पटेल को, या कुछ सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन अगर लगातार आप देखें उनके विचारधारा को, उनके साहित्य को पढ़ें, तो वो लगातार उनकी राजनीति के खिलाफ, भगत सिंह भी लिखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर भी लिखते हैं, विवेकानंद भी लिखते हैं। दो नाम ये भी लेने वाला था जब आपने अपहरण किया। हाँ, तो इस चीज़ को, अब उनका वर्चस्व है, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उनका प्रचारक बना हुआ है, तो वो तथ्यों के विरुद्ध कुछ चीज़ों को कहते हैं। पर हम ये मानते हैं कि लेनिन की मूर्ति को तोड़ने का मतलब, विचारधारा उनका एक बड़ा रोल रहा है पूरी दुनिया के अंदर जी। आज कई देशों के अंदर लेनिन की मूर्तियां हैं। तो मूर्ति तोड़ के तो कुछ चीज़ समाप्त नहीं होती, विचारधारा तो संघर्ष करती है, जिंदा रहती। आप लेनिन की मूर्ति तोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को आप समाप्त नहीं कर सकते। अच्छा, अभी हालिया दौर में एक छोटा झटका उत्तर भारत में मजदूर आंदोलन का आया, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उधम सिंह नगर में रुद्रपुर, रुद्रपुर और पंतनगर में मेरे ख्याल से ये आपके हरिद्वार वाले सिटकुल में आजकल भी श्रमिक आंदोलन की शुभबुगाहट है। तो आप इस जो मजदूर, नए दौर का जो मजदूर आंदोलन अभी शुरू हुआ है, इस मजदूर आंदोलन को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? नहीं, देखिए, नए दौर में नई आर्थिक नीतियों के बाद स्थायी कर्मचारियों की नियुक्तियां तो बंद हो गई, सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, बिल्कुल हैं। और उनके साथ जो व्यवहार है, एक तो जो सरकार घोषित मिनिमम वेज करती है उसी को लागू नहीं करते फैक्ट्री मालिक, और लेबर डिपार्टमेंट और सरकार उस पर चुप्पी साध लेती। उनके छुट्टियों का सवाल है, उनके बोनस का सवाल है। अगर आप एक्स्ट्रा, सबसे बड़ा काम के घंटों का सवाल। हाँ, काम के घंटे 8 हैं। अब आप 12 घंटे काम करा रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, तो उसको आपको बोनस क्या कहते हैं देना पड़ेगा। लेकिन वो कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता ज़मीन पर। और जब वो संघर्ष के लिए मैदान में उतरते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो उन पर लाठीचार्ज होता है, उनको तमाम ऐसी धाराओं में जेल में बंद किया जाता है, देशद्रोह की और दूसरी धाराएं लगाई जाती हैं। तो हमारा ये कहना है, मज़दूरों की जो बुनियादी सवाल और समस्याएं हैं ज़मीनी स्तर पर, अगर आप उसको अनदेखा करेंगे तो ये असंतोष आप लाठियों डंडों या जेलों में भेज के उन पर गंभीर धाराएं लगाकर समाप्त नहीं कर सकते। और इसका अभी उदाहरण नोएडा का संघर्ष है।
मेरा आरोप है कि जो वर्तमान केंद्र की और प्रदेश की सरकार है वो निर्लज्ज तरीके से कॉरपोरेट की गोदी में बैठ गई है और वो विकास और विकास का ढिंढोरा पीटते हुए जो विकास की रीढ़ की हड्डी है मजदूर, उनके तमाम बुनियादी सवालों और समस्याओं को अनदेखा करती है और जो उनके वाजिब अधिकार हैं उनको अनदेखा करती है। उसी का परिणाम इस तरीके के आंदोलन है। इन आंदोलनों की परिणति क्या है, क्या लगता है आपको, क्या है भविष्य? नहीं, भविष्य ये देखिए, ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि जिन नीतियों पर आप जा रहे हैं और विकास की जो बात आप कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर वास्तविकता कहीं विपरीत है और मजदूर आंदोलन एक्सपोज कर रहा है इन नीतियों को कि ये डेवलपमेंट नहीं है बल्कि ये गंभीर अमानवीय शोषण है, जिसकी वजह से ये आंदोलन कभी नोएडा में फूटता है, कभी गुड़गांव में फूटता है, कभी रुद्रपुर में फूटता है और सरकार उसको अनदेखा करती है। और जब इस तरीके की बात होती है तो कभी कभी घोषणा करती है कि मिनिमम वेज बढ़ा दिया, फला बढ़ा दिया। भाई ज़मीनी स्तर पर अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे और जो वास्तविकता उसको अनदेखा करोगे तो ये मुझे लगता है लगातार ये आक्रोश और असंतोष और प्रतिरोध बढ़ता रहेगा। लेकिन ये आक्रोश या ये प्रतिरोध मतदान के वक्त मतदान पेटियों तक पहुंचने में गायब क्यों हो जाता है? एक तो ये है, देखिए, संसदीय राजनीति में तो सरकार बनाने एक प्रमुख सवाल बन जाता है और अगर वाम आंदोलन कमज़ोर है, उसके विधानसभा में लोकसभा में प्रतिनिधित्व उतना नहीं है, तो हम अगर चुनाव में भी जाते हैं तो ये एक सामान्य प्रचार होता है कि भाई इन्हें जिता भी दोगे, कहीं अगर मजबूत कैंडिडेट भी है तो उसका फ़ायदा क्या होगा, ये तो अकेले हैं, सरकार तो हमारी बन रही है। इस तरीके का जो व्यापक प्रचार होता है उसमें कई हमारे जो वर्किंग क्लास के साथी हैं वो भी भ्रमित होते हैं और उनको लगता है कि हम कोई निर्णायक हमारे मतदान से प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। या आप ये कह सकते हैं कि जो फ्री वाली सुविधा है राजनीति में, जो खैरात बांटने का एक दौर चला है, इस खैरात बांटने के दौर ने कहीं ना कहीं मजदूर आंदोलन को समाप्त किया है। मजदूर आंदोलन तो समाप्त नहीं हुआ है, उसका करैक्टर बदला है, प्रारूप परिस्थितियां भी दूसरी हुई हैं। जिस तरीके के पहले पब्लिक सेक्टर थे जी, ऑर्गेनाइज स्थायी कर्मचारी थे, अब ज़्यादातर आप देख लें प्राइवेट सेक्टर में सारा प्राइवेटाइजेशन का एक बड़ा दौर है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। उसके लड़ने की क्षमता इसलिए भी कमज़ोर होती है कि उसके जो नौकरी है उसके स्थायित्व का कोई प्रश्न नहीं है, कभी भी मालिक उसको चार्जशीट दे के बाहर कर सकता है। और इस कठिन दौर में महंगाई और जिस तरीके का माहौल है उसमें उसे जीवन यापन करना है, बच्चों को देखना है, इस वजह से भी वो ठिठकता है। लेकिन लगातार आप देखें कि कभी कभी निर्णायक दौर ऐसा आता है कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि मजदूर सब कुछ दांव पर लगाकर सड़कों पर आता है और प्रतिरोध करता है। ये बात सही है कि अब सरकारें जो है स्थायी हल नहीं निकालती समस्या का। 5 किलो अनाज देने का, पैसा बांटने का काम इस तरीके से करता है और इसी व्यवस्था में, इसी सिस्टम में रहता है मजदूर। उसके अंदर भी तमाम अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं और अवसरवादी तरीके से हो सकता है उसका एक हिस्से पर प्रभाव भी पड़ता हो, इससे कौन इनकार कर सकता। अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया था कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की रही। जी जी जी, ठीक। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो 2 घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। एक तो चंपावत, अभी हालिया घटना है कि चंपावत में एक नाबालिग लड़की, उसका पहले एक फ़ोटो जारी किया जाता है कि और ये बयान आता है कि भाई इसके साथ रेप हुआ। कुछ समय बाद ये बयान आता है कि भाई रेप नहीं हुआ, ये एक राजनीतिक साजिश थी। लड़की का बयान भी जारी किया जाता है। ठीक दूसरी घटना के एक 2 तीर्थयात्रियों का कपल देहरादून
ट्रेन से आता है तीर्थ यात्रा के लिए, वापसी के वक्त महिला ट्रेन से एकाएक गायब हो जाती है। बिहार में उसकी बरामदगी होती है। घटना के पीछे क्या कारण है, घटना की वजहें क्या हैं, या इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, इन तमाम बातों पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कानूनी पहलू हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसी राज्य के परिप्रेक्ष्य में वो महिला जिसने अपना सब कुछ परिवार समेत, बच्चों समेत राज्य के आंदोलन में दांव पर लगा दिया, उसी महिला का एक संस्करण के रूप में चंपावत की वो नाबालिग लड़की है, और कहीं ना कहीं उसी मातृशक्ति के रूप में वो लड़की है जो ट्रेन से गायब हो जाती है, अंकिता भंडारी का, या अंकिता भंडारी को भी हम ले सकते हैं। तो इन तमाम घटनाओं को मौजूदा परिवेश में आप किस प्रकार देखते हैं? नहीं, मेरा ये कहना था कि यहाँ की जो भौगोलिक विशिष्टता में आप देखें, जितने भी निर्णायक आंदोलन हुए हैं उसके केंद्र में महिला रही जी, चाहे चिपको मूवमेंट हो, शराब विरोधी आंदोलन हो, उत्तराखंड राज्य आंदोलन, बिल्कुल, और शहादत में भी अगर देखें तो बेलमती चौहान और हंसा धनाई तो मसूरी गोलीकांड में मारी गई। बिल्कुल, लेकिन राज्य बनने के बाद जो सत्ता का वो रहा चरित्र, उसमें तो वो उनको हाशिए पर ढकेल दे दिया गया और उनको इस्तेमाल केवल एक राजनीतिक हित साधने के लिए किया गया। और सबसे चिंता का विषय ये है कि भाजपा सरकार के दौर में जो ये आपने घटनाएं बताई हैं उसमें तमाम आरोपी, मैं ये नहीं कह रहा, आप जांच कराइए, सीबीआई की जांच से सारे वो निकालिए, तथ्य निकालिए, उसमें भाजपा के पदाधिकारी शामिल हैं। जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती पार्टी, उसका चरित्र तो उत्तराखंड की जनता के सामने दिन पर दिन बेपर्दा हुआ जा रहा है। इस पर देखना चाहिए सरकार को कि केवल आदर्श बघारने से तो स्थिति नहीं सुधरेगी, और उत्तराखंड राज्य में इस तरीके की घटनाएं होना जो पहले नहीं सुना जाता था, वो बहुत बड़ा गंभीर संकट को दिखाता है कि यहाँ भी उसी तरीके का वातावरण बनता जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। नहीं, जो सत्ताधारी पक्ष है वो स्वयं को महिलाओं के पक्ष में दिखाते हुए नारी वंदन कार्यक्रम चला रहा है। अगर बलात्कार या अनैतिक संबंध को ध्यान में रखते हुए देखें तो नैनीताल में भी ठीक इसी तरीके से एक नाबालिग से बलात्कार हुआ था। तो उसमें भाजपा सत्ता में रहते हुए भी भाजपा का पदाधिकारी और भाजपा के अनुसांगिक संगठन सड़कों पर आंदोलन में थे। तो इस प्रकार के चरित्र को आप किस प्रकार देखते हैं? नहीं, ये चिंताजनक बात है, कथनी करनी के अंतर को, दोगलेपन को दर्शाता है। और मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड का पूरा इतिहास अगर वो देखें तो यहाँ महिलाओं की जिस तरीके की भूमिका रही है, और राज्य आंदोलनों के संघर्ष के बाद अगर महिलाओं के प्रति इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो ये शर्मनाक हैं। और तमाम राजनीतिक दल हैं, केवल एक ही पार्टी का, जो विपक्ष की भी पार्टियां हैं, उनको सचेत तरीके से इस एक सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें उत्तराखंड के अंदर महिलाओं के सवाल और उनके चिंता, उस पर बुनियादी काम किया जा सके और वो अपने को सुरक्षित महसूस कर। अगर राजनीतिक दलों से हटकर बात करें तो जनवादी संगठन के रूप में महिला मंच समेत और भी कई जनवादी ताकतें लगातार मैदान पर अंकिता के मुद्दे से लेकर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य तक तमाम घटनाक्रमों पर मुखर हैं, बातचीत कर रही हैं, प्रदर्शन, धरना या अन्य सांकेतिक कार्यक्रम जारी हैं। इस सब के बावजूद हम अपने इस प्रदेश की महिलाओं को उनके हितों के प्रति जागृत करने में असफल क्यों हैं? नहीं, देखिए, ये बात सही है। आपने अंकिता भंडारी के सवाल पर तो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं और उसमें महिला मंच की एक बड़ी भूमिका रही है, लेकिन उसमें तमाम जो राजनीतिक दल भी थे, चाहे यूकेडी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, इन लोगों ने भी भारी
विरोध किया और वो किया, लेकिन संकट तो हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। और लगातार उस तरीके की घटनाएं उत्तराखंड के अंदर हो रही हैं, तो उस मिजाज को, उस वातावरण को बदलने के लिए लगातार हमको इस तरीके के संघर्ष को जारी रखना पड़ेगा। संघर्ष से ही सत्ता को नियंत्रित किया जा सकता है और इस तरीके के अपराध पर नियंत्रण रखा जा सकता है। आप हमारे इस मंच के माध्यम से, क्योंकि आप लंबे समय तक आंदोलनरत रहे हैं और एक लंबा इतिहास वामपंथी आंदोलन का है, तो हमारे इस मंच के माध्यम से एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होने के नाते आप युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं कोई संदेश दूं। मेरा जीवन रहा, संघर्ष किया मैंने, लेकिन युवा पीढ़ी बदली हुई परिस्थितियों में, हमारा दौर और था, आज के दौर में बदली हुई परिस्थितियों में उनको एक बेहतर राज्य के निर्माण में लगना चाहिए और तात्कालिक लाभ और निहित स्वार्थ से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के जनता की और विशेष से नौजवान पीढ़ी में असीम क्षमताएं हैं संघर्ष के लड़ने के, बेहतर उत्तराखंड बनाने की, और वो इस प्रदेश के अंदर सामाजिक सौहार्द के साथ साथ उत्तराखंड के जो सीमांत पर्वतीय ज़िले हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए अपनी लड़ाई और संघर्ष को रखेंगे और चिंतन में हमेशा उसी को केंद्र में रखकर अपनी बात को करेंगे। मुझे लगता है तो हम हताश नहीं होना चाहिए। नौजवान पीढ़ी हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से भविष्य बना सकती है, उत्तराखंड निर्माण कर सकती है। ठीक, धन्यवाद आपका भंडारी।